अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं तमाम वीयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, MTH 101 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिड के जो हैं वो आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में पहले 5 लेक्चर्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाजमी देखिएगा अच्छे से ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लास्ट पर वीडियो चलेगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि सॉल्व अनइक्वलिटीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी वो तमाम इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल मौजूद ना हो, ये चीज़ मौजूद हो जिसका कि ये ग्रेटर देन है, तो ऐसी तमाम इक्वेशंस को हम अनइक्वलिटीज़ का नाम देते हैं। इनको भी हम इक्वलिटीज़ की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या होगा कि ये जो इधर नेगेटिव का -1 था, इसने इस ग्रेटर देन की तरफ जब जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया गया है, तो एलसीएम में इसके बटे में कुछ भी नहीं है, इसका x+1 है, तो x+1 एलसीएम बन जाएगा। जिसके बटे में एलसीएम सेम हो उस ऊपर वाली रकम को एज इट इज लिख दिया जाता है। देखें, ये एलसीएम के बिल्कुल सेम था, तो इसीलिए x-2 को एज इट इज लिख दिया। जिसके बटे में कुछ भी ना हो, एलसीएम कंप्लीट उसके साथ मल्टीपल हो जाता है। इसी वजह से इस 1 की जगह पर कंप्लीट x+1 आ चुका है, ठीक है। सिंपली आपका जिस तरह से एलसीएम लिया जाता है। फिर उसके बाद x और x आपस में जमा हो जाएंगे, 2x बन जाएगा, और -2 में +1 करेंगे तो -1 बन जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये दोनों ही ग्रेटर दैन 0 होंगे, और एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये दोनों 0 से छोटे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें, जब ये दोनों ही 0 से बड़े हैं तो हम देख सकते हैं कि जब हम इनका इंडिविजुअली बनाएंगे सेटअप, जिस तरह से x-1 ये ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ से ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। फिर x जो है ग्रेटर दैन बन जाएगा 1/2। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि x 1/2 से बड़ा का मतलब ये है कि 1/2 से बड़ा क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक सेटअप ये बन जाता है। इसी तरह अगर मैं x+1 की बात करता हूँ तो ग्रेटर दैन 0, यहाँ से ये 1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। अब इसका मतलब है कि x -1 से भी बड़ा है। हमें पता है ना, -1 से आगे 0, फिर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो वो इससे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास ओवरऑल इसकी रेंज है। यहाँ तक हमने देखना है कि ओवरऑल जो दोनों में मुश्तरका तौर पे हो वो कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कौन किसका सबसेट बन सकता है। ये वाला बड़ा है, -1 के अंदर, उसके बाद आना है 0, फिर 1/2 1 ऐसे, यानी ये वाला इसके अंदर से है। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर हम देखें इंटरसेक्शन में आंसर, तो इन दोनों के आंसर्स में से ये वाला हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा सिंबल हमारे पास क्या था, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या थी कि अब हम इन दोनों को लेस दैन 0 करके देखें। तो जब हम लेस दैन इक्वल टू 0 करके देखते हैं, जहाँ जहाँ पे ये ग्रेटर का सिंबल है वहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस का सिंबल आ जाएगा, बाकी नो चेंज। जब यहाँ पे लेस का सिंबल बनेगा स्टूडेंट, तो उसका मतलब होगा कि 1/2 से छोटा है। अब बजाय हमें पॉजिटिव की तरफ जाने के, हमें इन्फिनिटी को इस तरफ लेना होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जब लेस दैन का सिंबल साइन होगा तो x -1 से भी छोटा है। इट मीन के -1 से पीछे -इन्फिनिटी तक, ये 2 इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर देखें, इन दोनों में जैसा मैंने कहा था कि ये वाला इंटरसेक्शन का आंसर आएगा, लेकिन इन दोनों में 1/2 से लेके -इन्फिनिटी के केस में -1/2 से आगे 0 आना है, फिर उसके बाद माइनस का पोर्शन शुरू हो जाना है। इट मीन दैट कि जब हम -इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये उसके रास्ते में आता है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से इस केस में जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते थे तो यहाँ से जब शुरू करते हैं तो ये उसके अंदर आ रहा था। अब -इन्फिनिटी के चक्कर में ये वाला पोर्शन इसके अंदर आ रहा है। इट मीन कि इसके इंटरसेक्शन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे
डायरेक्ट सॉल्व किया है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास आंसर बना, ये दोनों आंसर्स बने। जब हमने इसको देखा तो हमारे पास ये वाला उसका इंटरसेक्शन का आंसर बन रहा है। बाद में जो दोनों आंसर्स बन रहे हैं उसका यूनियन हमारे पास फाइनल आंसर होता है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास वो भी अनइक्वालिटीज़ का ही है स्टूडेंट। जिस तरह से हम देख सकते हैं तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें x मौजूद नहीं है, वो इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हैं जिसमें 3 है तो ये 3 1/2 की तरफ आके माइनस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2, और हमें पता है कि ऊपर 1 है वो एज इट आ जाना है, और ये 2 ने 3 से मल्टीपल होकर माइनस का 6। तो 1 में से 6 निकालेंगे माइनस का 5, तो -5/2 जो कि ये हमें नज़र आ रहा है। अब देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, हमने माइनस से मल्टीपल करना है। तो जैसे ही हमने माइनस से मल्टीपल करना है तो ये सिंबल चेंज हो जाना है। आप देख सकते हैं ये सिंबल चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे, जिस तरह से 5/2 आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 कुछ आ रहा है। लेकिन अगर मैं 2/5 कर दूंगा इसका मतलब वो छोटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने 1/x वाले को जब हमने x लिखना है, उल्टा देना है ना, तो फिर ये भी उल्ट जाएगा, ग्रेटर दैन जो है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/5। ठीक है। अब इसमें देखें x छोटा है इससे, इसका मतलब है कि ये -∞ तक जा सकता है हमारे पास 2 से 2/5 तक। ये इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेकनली उसने 0 से लिखा है, ये 0 कोई कंडीशन नहीं है जो यहाँ पे इसको रोक रही है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि लेट्स द एलिमेंट, हमने इसका आंसर निकालना है x, जबकि x² + 4x + 4 = 0, और एक उसने ये कंडीशन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है। आप इसके पहले सबसे पहले फैक्टराइज कर लें इसको, कि 4x की जगह पे आपको याद होगा कि फैक्टराइजेशन में हम पहला और आखिरी डिजिट वैसे उतार लेते होते हैं, और दरमियान वाले की जगह पर हमने 2 ऐसे डिजिट यूज़ करने होते हैं कि उनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो वो दरमियान वाला पोर्शन बन रहा हो। देखें 2 + 2 4 बन रहा है, और 2 को 2 से दूंगा 4x का स्क्वायर इसके हासिल ज़रब के बराबर बन रहा है, और इसकी प्लस माइनस दरमियान वाले के बराबर बन रही है। ये कंडीशन होती है फैक्टराइजेशन की। फिर इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। फिर इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x + 2, और इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख लें। x + 2 और x + 2 2 बन रहे हैं, ये दोनों सेम हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब है दोनों तरफ जब जज़र लेंगे तो स्क्वायर जज़र से ख़त्म हो जाएगा, और x + 2 = 0 और x = -1। तो देखें ये x का इक्वल माइनस आंसर आ रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक है फला है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी के पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा है कि x, जबकि x एक इंटीजर है जो कि सेटिस्फेक्शन करवा रहा हो इस चीज़ को, तो बताएं फिर कि x का आंसर क्या हो सकता है, उसका लिस्ट बताएं। तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल सी चीज़ है, -1 से बड़ा है x और 5 से छोटा है। -1 से आगे 0 आना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 नहीं लिखेंगे, चूँकि 5 लिख दिया तो ये लेस वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। ये वो लिस्ट है हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है सोल्यूशन सेट फॉर एन अनइक्वालिटीज़ का वही क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। हम देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें x वाले एक तरफ ले जाते हैं, दूसरे एक तरफ ले जाते हैं, तो ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, या माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये देखिए जी मैंने यहाँ पे ये ग्रेटर दैन का सिंबल है, और ये 3x में से x माइनस कर देंगे, डेफिनेटली ये 2x बन जाएगा, और ये 11 बन जाएगा। फिर ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x जो है ये छोटा है 11/2 से। इसको हम लिखने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, 11/2 से, चूँकि जो छोटा है तो इसको हम -∞ लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उसने भी वही सेम तरह का क्वेश्चन दिया है। उसमें x वाला ऑलरेडी एक तरफ सेपरेट है, बाकी चीज़ों को हम ऑलरेडी सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट नई चीज़ जो है 2 सिंबल आ चुके हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप ना इसको सिंपल कर लें अलग अलग, इस तरह से -1 + 3x इतने हिस्से को अलग कर दें,
-1 + 3x, इतने हिस्से को अलग कर दें। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 और 1 3 बन जाएंगे, 3 और 3x, यहाँ से ये 3 इधर आके कैंसिल हो जाएगा, 1 लेस है x से। इसको भी साथ हल कर लें तो ये 3x, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6 और x बन जाएगा 2k, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें बिल्कुल जिस तरह से मैंने तोड़ा है इसको मैं वैसे ही दोबारा लिख दूँगा, x लेस 2 से। तो पहले केस में हमने इतना लिख देना है, दूसरे केस में हमने यहाँ से लेके इस तरह अलग अलग कर देना है दोनों को, ठीक है। फिर उसको बाद में दोबारा उसी तरह से जोड़ भी लेना है। तो ये भी हमारे पास एक कंडीशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। लेक्चर नंबर 2 में आपके पास एब्सोल्युटली वैल्यूज़ होती हैं, जिसके मॉड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो सिंपल सीधी लाइन नज़र आ रही है आपको, इसे मॉड कहते हैं। तो इनको जैसे ही ख़त्म करते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव का और एक दफ़ा नेगेटिव का लिख देना, यानी कि ये आपने मॉड्स का सिंबल ख़त्म करनी है लाइंस। एक दफ़ा आपने इसको पॉजिटिव का रख लेना है बराबर, और एक दफ़ा माइनस का रख लेना है। सिंपल हल करना है, ये बटे वाली चीज़ें 8 के साथ मल्टीपल हो जाती हैं, 8 4 32, माइनस का 8x। फिर उसके बाद क्या होगा, ये माइनस का 8x जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 उधर आके माइनस का हो जाता है, 8 और 1 9, 32 में से 7 निकाल देंगे 25, ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 25/9। बिल्कुल सेम इसी तरह से माइनस ने मल्टीपल होना है, माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस। अब ये बड़ा है, बजाय उस तरफ जाने के ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसने इधर ले जाना है तो लास्ट पे फिर आपको दोनों तरफ से लामतें कैंसिल करना पड़ेंगी। तो जिस तरह से मैं कह रहा था उस मुताबिक मुझे बन जाना था 7 + 32 और 8x में से x इधर आके माइनस होगा। फिर इन दोनों को हल करेंगे, बात तो वही बन जाएगी 7x और x = 39/7। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है, इज इक्वलिटी b4 स्क्वायर रूट = b² फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b। अप्रॉक्सीमेट रीज़न भी आपने बतानी है। तो ये बिल्कुल स्टूडेंट बराबर आ जाएगा, बिकॉज ये जो 4 है ना, हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये जो सिंबल है जज़र का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, b का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें इसका जो स्क्वायर बता रहा है कि b की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा और इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन कि ये सिर्फ ना कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फेक्शन हो सकती है, इसलिए फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए होल्ड होगा। ये देखो उसने लिखा है b² ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो अगर b लेस देन b हुआ तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो नो डाउट कि ऑलवेज जो है होल्ड करेगी, ये कंडीशन ऑलवेज क्या करेगी, होल्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मॉड का है, और मॉड वाले क्वेश्चंस की यही पहचान होती है कि इनके साथ ये सीधी लाइंस लगी होती हैं, और जैसे हम इन मॉड्स को हल करने के लिए शुरू करते हैं तो इस मॉड को जैसे ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा ये वाला पॉजिटिव इसके साथ आ जाएगा और एक दफ़ा इसके साथ ये वाला नेगेटिव का आ जाएगा। ये देखें, ये मॉड ख़त्म करेंगे, इसको एज आ पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है। सेकंड वाले में चूँकि नेगेटिव लिखना है, वो चाहे इसके साथ लिख दें चाहे इसके साथ लिख दें। स्टूडेंट अगर इसके साथ लिखना होता तो हमने ब्रैकेट लगा के फिर माइनस करने लिखेंगे, तब भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं होता कि आप इसके साथ माइनस लगा लें या इसके साथ लगा लें, लेकिन आपने ब्रैकेट लगा के लगानी होती हैं। उसके बाद इसको स्टूडेंट आगे सिंपल हल कर लिया है। कैसे हल कर लिया है, तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है -25 है और = x - 5 है। तो x - 5 है तो हमें बताया है x का स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर आके जब पॉजिटिव का हो जाएगा तो 25 में से 5 निकाल देंगे, पीछे रहेगा 20 माइनस का। इसके आगे आपने जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो वो हमें पता है माइनस का 5x जमा का 4x, ठीक है। फिर उसके बाद -20 = 0। यहाँ से अगर हम देखें तो x कॉमन आएगा, x - 5, और इसके बाद 4 कॉमन आएगा, x - 5। तो यहाँ से x - 5 एक पेयर बना और x + 4 एक पेयर बना, ठीक है। यहाँ से फिर अगर इन दोनों को इक्वल टू अलग अलग 0 रखेंगे तो x - 5 = 0 जब रखा तो यहाँ से x का आंसर आ गया पॉजिटिव का 5। इसी तरह से x + 4 को जब अलग इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x का आंसर आ गया -4। तो ये -4 और पॉजिटिव का 5, ये आंसर स्टूडेंट उसने फैक्टराइजेशन से निकाले हुए थे। यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट उसने पेयर बना लिए ये वाले जो यहाँ पे, और सेम आपने स्टूडेंट इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, 2 आंसर्स आ जाएंगे और इन्हीं दोनों आंसर्स को दोबारा से आपने उस मॉड वाले में चेक करना है। -4 के लिए भी चेक करना है, +4 के लिए भी चेक करना है, ठीक है, पॉजिटिव वाले को। बात समझ में आ रही है आपको। फिर आपने इस देखना है कि जिसमें आंसर्स करेक्ट हो, जिस तरह से -4 वाला है उसके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, हमने x = -4 के लिए चेक करना है, तो
अगर मैं यहाँ पे 4 माइनस का पुट करता हूँ तो बनेगा 16 -9 बनेगा, लेकिन ये वाली मॉड उस -9 को पॉजिटिव में कर देगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि पुट करने से जो माइनस आ रहा है वो और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये जो आंसर्स हैं ये हमारे पास उसके सोल्यूशन सेट का ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम -5 के लिए चेक, उसने 6 के लिए चेक किया है, वो भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा फिर इसका मतलब ये है कि ये अगर पॉसिबल नहीं है तो दोनों तरफ जो 5 सेम आंसर आ रहा है, 5 अगर आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे आपको आंसर बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 0 = 0। इट मीन कि 5 इसका करेक्ट आंसर है और वो इसका सोल्यूशन सेट है। और ये जो आंसर आए ना -4 -6 जो साथ इजाफे आए हैं, इसको एक्सट्रेनियस रूट कहा जाता है। एक्सट्रेनियस रूट, एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं, इजाफी जिसे कहते हैं, उर्दू में से फालतू असल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, माइनस का 10 उधर जाके पॉजिटिव हो जाना 18, फिर एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो ये सिंपल आप इसको खुद कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है, एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए एक दफ़ा नेगेटिव के लिए, जो मैंने ऊपर वाले मेथड कहा है ना उस मेथड से आपने इसको कर लेना है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव रखने से फिर जो आंसर निकले हैं वो आपने लिख लेने हैं, आपने उसी मेथड से कर लेना है इसको भी। तो मैं चलता हूँ लेक्चर नंबर 3 पे चले जाते हैं हम। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास स्टूडेंट है कोऑर्डिनेट प्लेन एंड ग्राफ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन मेथड वही यूज़ होगा जो हम ऑलरेडी मेथड इस्तेमाल करके आए हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए स्टूडेंट हमें पता है हमने वाई को इक्वल टू 0 रख लेना है। जब हम वाई की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये मसावत हमारे पास बन जाएगी। इसको हमने सिंपल वैसे फैक्टराइजेशन किया जिस तरह से आम करते आ रहे हैं। 4 + 2 6 बन रहा है और 4 को 2 से तरफ देंगे तो 8 बन रहा है। फैक्टराइजेशन की है, पहले वाले में से x कॉमन आया, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, x+4 दोनों में था और x+2, फिर इन दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे, -2 -4 इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने आंसर देखा इसका कि एक बन रहा है हमारे पास -4 और एक बन रहा है हमारे पास -2। चूँकि ये स्टूडेंट ये x के आंसर्स हैं, कब है जब हमने y को 0 कह दिया है, इसलिए दोनों की सूरत हम जो है -2 वाव 0 का पेयर और -4 वाव 0, चूँकि हमने y को इक्वल टू 0 रख लिया था, ये हमारे पास उसके सोल्यूशन सेट बन चुके हैं x इंटरसेप्ट के। अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो बाहर स्टूडेंट हमें पता है जब हम जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ y = 8 बचेगा। ठीक है, जब y = 8 बचेगा इसका मतलब ये होगा कि 0 वाव 8 उसका y इंटरसेप्ट का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से आपने x और y इंटरसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए भी निकाल लेने हैं। जब आपने x इंटरसेप्ट कहा y को 0 रखना है, ये सारा 0 हो जाना है, फिर उसके बाद यहाँ से x का आंसर जो भी निकला है उसके साथ आपने y वाले के पोर्शन को 0 ले लेने हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आपने y इंटरसेप्ट करना है आपने इस वाले पोर्शन को 0 रख लेना है और फिर उसके मुकाबले आपने जो y के आंसर्स आएंगे उसमें x को आपने 0 0 कर देना है। ये देखें चूँकि स्केयर होता है इनके साथ तो 2 आंसर्स आने हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए भी आपने 0 साथ x को लेना ही लेना है, क्योंकि हमने x को फिक्स कर दिया था 0 दोनों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 3 है उसमें भी यही है कि चेक द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y एक्सिस आर नॉट। तो ये कैसे चेक किए जाते हैं कि सिमेट्रिक होते हैं या नहीं होते। हमने क्वेश्चन की नोयत को चेक करना है, क्वेश्चन में चेंजिंग कितनी आती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं चेकिंग करना इसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस की बात करूँगा तो मैंने y की जगह पे जहाँ जहाँ y है मैंने y को -y में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन है ना सर आपके पास, चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, y जहाँ पे नजर आया मैंने y को रिप्लेस करके -y कर दिया, बाकी मैंने किसी किस्म की कोई चेंज नहीं की। अब देखें जब y जो है पहले पॉजिटिव का है अब नेगेटिव का है, इसका मतलब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। ये सारा पहले पॉजिटिव का था अब नेगेटिव के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि जब वो अपनी ओरिजिनल असल शेप में वापस नहीं जा रहा तो लिहाजा ये सिमेट्रिक नहीं होगा जी। अब हमने जब y के लिए बोलना है तो हमने x को -x से रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें बताया है कि x वाले की पावर 4 जो कि जुफ्त नंबर है और दूसरी तरफ x वाले की पावर 2 जो कि जुफ्त है। जब हम -x को -x से रिप्लेस करेंगे भी तो किसी किस्म का चेंजिंग नहीं आएगा, वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे, लिहाजा किसी किस्म की चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगी। इट मीन दैट कि ये सिमेट्रिक होंगे। ये देखें उसने x की जगह पर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे -x से रिप्लेस किया, फिर उसके बाद
दोबारा वही शेप बन गए। उसने क्या दिया, सिंस द सब्स्टिट्यूशन नो डिफरेंस टू इक्वेशन देयरफॉर द ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट अ वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम आपने चेक करना है वाई एक्सिस के लिए और एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, और अजाफी चीज़ उसने कहा है ना कि ओरिजिन पर है या नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ऊपर से सीख लेना है। स्टूडेंट इसमें आपने दोनों, जब ओरिजिन की बात आती है आपने दोनों को चेक करना है, आपने एक्स को भी और आपने वाई को भी, दोनों को रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आई तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन से जा रहा होगा। ये देखें, ओरिजिन वाले पोर्शन पर जाता हूँ, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करवाना है, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करवाना है। फिर नो चेंज आएगा तो बोल देंगे जी हमारे पास कि ये ओरिजिन में से है। फिर चेक द ग्राफ अबाउट द वाई एक्सिस एंड सेम वही क्वेश्चन है। तो ये मैं चाहता हूँ आप खुद अपने हाथों से करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास है लाइंस का, कि फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ द वर्टेक्स। तो स्टूडेंट स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एम से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब y2 का क्या मतलब होता है? जिस तरह से ये एक x1 है, ये वाला पोर्शन y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर मैंने इन दो पॉइंट का स्लोप निकालना है तो पहले वाला नंबर x का, दूसरे वाला नंबर y का। अब देखें, तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा जी? 4 माइनस 3 यानी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये नेगेटिव इसका अपना था इसलिए मुझे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ा। ये बन रहा है 1, ये जमा होकर बन जाएगा 6, यानी इन दोनों का स्लोप कितना आ रहा है? 1/5। सेम आपने बी और सी के लिए भी स्लोप को अप्लाई करना है, ए और सी के लिए भी स्लोप को फाइंड करना है। तो ये आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर ए और सी के लिए निकालना है इट मीन कि आपका ये वाला पहला ए है, ये वाला आपका सी है। अब ये आपका y2 है, ठीक है, ये आपका y1 है। आप अगर इन को आगे पीछे भी ले लेंगे ना स्टूडेंट तो नो चेंज, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आपने दोनों ही चेंज करने हैं। जिस तरह से अगर आपने इसको y2 ले लिया फिर इसको y1 ले लेना है, फिर आपने इसी को ही x2 लेना है और इसी को ही फिर x1 लेना है। फिर आप में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सारा कुछ। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट हैविंग अ स्लोप दिस। अगर एक स्लोप गिवन हो और एक आपको पॉइंट गिवन हो स्टूडेंट, तो आपने इस वाले फार्मूले को फॉलो करना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें आपने पॉइंट दर्ज करना है, पॉइंट का y वाला पोर्शन यानी कि 2 पुट करना है। इसमें आपने पॉइंट का फर्स्ट वाला पोर्शन यानी x करना है। m स्लोप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जैसे ही वैल्यूज़ को पुट किया फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीपल कर दिया 3x माइनस 3y। फिर ये माइनस का 3x इधर ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाता है, तो -3 में से +2 करेंगे -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक लाइन है, उसका स्लोप कहा गया है, हमने फाइंड करना है और वो लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन के हैं। तो स्टूडेंट्स उसने कहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप फाइंड करें ऐसे कि जहाँ से वो लोकेशंस की लाइन एक ऐसे पॉइंट से गुजर रही है जो कि ये पॉइंट है और वहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर है जो कि ये लाइन है। आप उस स्लोप इंटरसेप्ट की लोकेशंस को फाइंड आउट करें। सो स्टूडेंट एक बात आपने जहन में रखनी है, जब बात परपेंडिकुलर की आ जाएगी ना तो आपने स्लोप को उल्टाना भी है, साथ माइनस भी लगानी है। ये बात आप जहन में रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लोप अगर इसका बताऊँ तो y इक्वल टू mx, एक हमारे पास होती है मसावत mx प्लस से, यानी x के साथ जो भी चीज़ है ना वो आपका स्लोप है। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप को मैंने उल्टाना भी है, 2 को 1/2 भी कर दिया, साथ में मैंने माइनस भी लगानी है। ये मेरे पास आ गया स्लोप जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये स्लोप की वैल्यू है, ये पॉइंट है, जिस तरह से हमने पीछे अभी मसावत में वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये देखें इसका अपना नेगेटिव है तो ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ा, बाकी सिंपल आपने इसको आसानी के साथ आगे हल कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर उसके बाद आगे उसने सिंपली हल कर लिया है, एक्स वाले एक तरफ करके वाई वाले एक तरफ करके उसने उसकी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म बना ली है।
नेक्स्ट उसने कहा था फाइंड द स्लोप, 2 पॉइंट के दरम्यान में स्लोप कैसे निकालनी है वो हम जानते हैं। नेक्स्ट उसने कहा था कि एंगल भी बताएं इसका। सो स्टूडेंट स्लोप को tan थीटा बोलते हैं, ये बात आपको भी बता देता हूँ कि जो भी आपका आंसर निकला है ना स्लोप का, उसको tan थीटा भी बोलते हैं। स्लोप का दूसरा नाम tan थीटा होता है, ठीक है। अगर आपने एंगल निकालना है तो फिर आपने इसी tan को इधर आके क्या कर देना है, इन्वर्स कर लेना है, इन्वर्स 1/3। फिर आगे यहाँ से इसका एंगल जो भी आंसर होता है फाइंड कर लेना है आपने, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लेना है या फिर आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन है वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शो दैट दैट पॉइंट आर सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब होता है कि एक जैसे ये लाइन जा रही है दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है, इनका स्लोप सिफर है। इनका क्या होगा, स्लोप का आंसर जो है ना डिफरेंस सिफर है, यानी स्लोप है सेम। सेम लाइन का मतलब होता है कि दोनों का सेम स्लोप है, जैसे ये है वैसे वो है। हम क्या करेंगे, बारी बारी इसका इसके साथ स्लोप निकाल के देखेंगे, जो आंसर आ गया इसका, फिर बी का सी के साथ करके देखेंगे, ए का सी के साथ करके देखेंगे, सबके हमने स्लोप निकाले या देखें आंसर सबका सेम आ रहा है। इट मीन दैट कि वाकई ये सारे के सारे पॉइंट सेम लाइन में हैं। परपेंडिकुलर होते तो क्या आ रहा था, इनके आंसर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने थे, उलट भी होने थे, साइन भी चेंज होनी थी। ये बात मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो स्लोप लेने का आइडिया अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 5, जिसमें उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो स्टूडेंट स्लोप का फार्मूला और था, डिस्टेंस का फार्मूला और है। स्लोप में हमने कहा था कि स्लोप निकालने के लिए हमारे पास होता है, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दरम्यान में माइनस है। ये होता है स्लोप के लिए कि फाइंड द स्लोप। अगर फाइंड द डिस्टेंस आ जाता है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये y1, y2, x1, x2 ये मैं आपको बार बताया जा रहा हूँ कि पहला पोर्शन x का होता है, दूसरा पोर्शन y का होता है। किसको 1 लेना है, इसको 1 1 ले लें या इसको 1 1 ले लें, इससे कोई चेंजिंग नहीं आती। आप चेंज करके भी देख लेंगे तो इसका आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 1 1 लेता हूँ, ये 2 2 लेता हूँ, तो इट मीन दैट कि x2 माइनस x1 यानी कि ये 2 और ये 5, इन दोनों को आपस में तफरीक करेंगे। 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस आएगा, वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव करके 9 कर दिया। फिर 4 माइनस 6, माइनस का 2 बनना है, स्क्वायर ने उसे प्लस 4 कर दिया, 13 स्क्वायर रूट इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एक सिंपल आपने जस्ट फार्मूला याद करना है और आपने कुछ नहीं करना, आपसे क्वेश्चन खुद ब खुद होते जाएंगे। नेक्स्ट है फाइंड द सर्कल रेडियस ऑफ अ सर्कल। हाँ जी, अगर हमें एक सेंटर के पॉइंट गिवन हो, कौन से पॉइंट हैं जी, इफ द पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल। हाँ जी, हमें एक पॉइंट दिया गया है और एक सेंटर के पॉइंट दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आप इनका रेडियस फाइंड करें। तो स्टूडेंट वही बात होगी ना हमारे पास कि एक उसने कहा है सेंटर का पॉइंट है, एक उसने कहा है कि ये पॉइंट लाई करता है सर्कल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल का सेंटर का ये वाला पॉइंट है, उसने कहा यहाँ पर एक पॉइंट आ गया और एक पॉइंट उसने कहा जो सर्कल के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ मर्जी लाई करता हो। सर्कल में सेंटर से फासला जैसा ही होता है। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूं तो वो डिस्टेंस स्टूडेंट रेडियस ही तो होता है, ठीक है। यानी हमने निकालना रेडियस है, एक्चुअली वो कैसे आएगा जब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा। तो अब देख सकते हैं उसने भी बिल्कुल सिंपल ऐसे किया है कि दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेगा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से जो आंसर बनेगा वही उनका रेडियस होगा। तो ये आपने खुद कर लेना है। लास्ट चीज़ जो है इस क्वेश्चन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो है वो यही है कि आपके पास एक और फार्मूला है जिससे आपके पास आपने सेंटर के पॉइंट और रेडियस निकालने हों। अगर आपको बिना पॉइंट से हट के चीज़ें दी गई हों, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट इसके लिए आपने एक ऐसी मसावत को याद रखना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको ना आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास एक ऐसे मसावत है जिसकी वजह से हम आसानी के साथ सेंटर भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो अब इसमें भी ये मेथड दिया हुआ है
ठीक है, मैं आपको इस मेथड से करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनानी है। पहले आपने कैसे बनानी है, इनके साथ 4 4 नज़र आ रहा है, 4 को आप डिवाइड कर दें पूरी मसावात के ऊपर। जब आप 4 को ओवरऑल के लिए डिवाइड कर देंगे, ये भी बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई का स्क्वायर, और फिर ये बन जाएगा 16 है ना, तो 4 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 4 रह जाएगा। 24 है, 4 डिवाइड करने से क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। फिर इसके पास 51/6 जो भी है, इसके बटे में भी 4 को आ जाना चाहिए, और 0/4 0 ही होता है। इस तरह की सिंबल फॉर्म बन जाएगी। अब हमें पता है कि ये जो -4x है ये इक्वल टू 2gx के है, यानी अगर मैं यहाँ से 2gx के बराबर लूँ तो ये बन रहा है -4x। कंपैरिजन करने से x तो x के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि 2g बराबर आ रहा है -4 के, और g बराबर बन रहा है -2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आपने y को कंपैरिजन करना है, तो वो भी मैं साथ यहाँ पे कर देता हूँ। तो 2f बराबर बन रहा है -6 के, ठीक है, और f इज इक्वल टू 6 पे जरा के डिवाइड होने से आंसर बनेगा -3। तो ये जो g और f जो हैं स्टूडेंट, ये एक सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, सेंटर्स के पॉइंट के हिसाब से जाने जाते हैं। ये देखें, उसने ये हमारे पास आंसर है ना, इन दोनों के सिंबल्स को भी आपने चेंज करना होता है। जब दोबारा बता दूं, जब आपने सेंटर के लिए लिखना है, आपने दोनों के जो अलामत हैं वो चेंज कर देनी है। ये भी पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का हो गया। अब ये एक मेथड था कि जिस तरह से मैंने इसके सेंटर्स के पॉइंट निकाले। ये देखें, हमारा आंसर मैच कर गया। तो ये भी मेथड है कि आप सिंपली उसको वहाँ से कंपेयर करें और वहाँ से रेडियस निकाल लें, सॉरी सेंटर का पॉइंट निकाल लें। अब रही बात रेडियस की, तो रेडियस के लिए हमारे पास जो होता है वो ये होता है जी कि हमारे पास फार्मूला है g² + f² - c का जज़र। ठीक है, आप इस मदद से इसको निकाल सकते हैं। जिस तरह से 2 का आंसर निकालेंगे तो बनेगा 4, 3 का आंसर निकालेंगे तो बनेगा 9, और c हमारे पास कितना आ रहा है -51/4। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और इनको अगर हम देखें तो ये बन रहा है जमा करके हमारे पास 13 को 4 से मल्टीपल करें, और 52 में से 51 निकाल देंगे 1/4, 1/4 का जब हम जज़र ले लेंगे 1/2। तो स्टूडेंट, ये भी रेडियस को फाइंड करने का एक फार्मूला है जो मैंने आपको सिंपल बताया कि इसमें से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड से भी करेंगे तो पहले वो स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर बनाने के बाद इस तरह की शेप बनाता है, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर = r का स्क्वायर। ये भी एक मेथड है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे आप सिंपल कंपैरिजन करके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वही मेथड आपने नीचे जो क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर अप्लाई करना है। वहाँ से भी आपने सेंटर के पॉइंट और रेडियस का पूछा है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने पहले 2 पे डिवाइड करना है, फिर 2g के बराबर जो भी आंसर बनेगा -3 3/2 जो कि g का आंसर बन रहा है, चेंज होकर 3/2 बन जाएगा। ये देखें, बिल्कुल 3/2 बन गया। और आपने उसी कंपैरिजन वाले मेथड से करके देखना है, और आपसे इंशाल्लाह इजीली क्वेश्चन जो है हो जाएगा। इसको भी आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए करना जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, और बिल्कुल ये वाला भी आपने उसी मेथड से ही फाइंड करना है, फाइंड द सेंटर एंड इट्स रेडियस। ठीक है, तो ये वाला भी स्टूडेंट उसी मेथड से होगा। तो सभी क्वेश्चन उसी मेथड से ही करेंगे आप, और आपसे इजीली वो जो है क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर, और सेंटर में हमारे पास ये देखें उसने सेंटर के पॉइंट दिए हुए हैं और एक रेडियस दिया हुआ है, तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये बेहतरीन है कि एक तो था कि ये वाले मसावात जिससे हम सेंटर और रेडियस निकालते थे, अब उसने कहा है कि अगर सेंटर और रेडियस का पॉइंट गिवन हो तो आप वो इक्वेशन दोबारा बनाएं, जो हम अभी क्वेश्चन ऊपर वाले करके है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके सेंटर के पॉइंट और रेडियस निकालें। अब उसने कहा जी इसमें से आपने जो सेंटर का पॉइंट और रेडियस निकालते हैं, अगर आपको वही दिया गया हो तो ये वाले मसावत बना के दिखाएं। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर, r का स्क्वायर। ये h और k आपके सेंटर के पॉइंट हैं, बाकी आपने एज इट इज रखना है। ये देखें x एज इट इज आ जाएगा, h आपके पास ये वाला h होता है पहला, दूसरा आपके पास k होता है, तो ये -3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद y, ये माइनस इसका अपना है, उस माइनस से वो पॉजिटिव होकर इस तरह से ये y+2 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और रेडियस जो कि r है, r का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर वो 16 बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने आगे ओपन कर लेना है। तो ओपन सिंपल आपने कर लेना है, a की 2 + b की 2 - 2ab, a की 2 + b की 2 + 2ab, फिर आपस में प्लस माइनस करने से आपको वो आंसर्स मिल जाएगा।
ठीक है। लास्ट में उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर जज़र। तो आपने इन दोनों का सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा लेक्चर्स है, ये भी हमारे पास है। एक क्वेश्चन के अगर ये 2 पॉइंट दिए गए हों तो आप इनके दरमियान में रेडियस फाइंड करें। वही बात आ जाती है, जब आपने रेडियस फाइंड करना है, एक सेंटर का पॉइंट है सर्कल के और एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो आप सिंपली उनका डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपको रेडियस ही देगा। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले 5 चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका बेस्ट, उससे भी ज़्यादा बेस्ट जो है, बेस्ट वे में जो है आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे मेथड से और आसान मेथड से। अगर इस मेथड से समझ नहीं आएगा, हमारे पास हज़ारों मेथड होते हैं क्वेश्चंस को बताने के लिए, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।